अब सवाल आगे और भी बड़ा है कि ये करते करते जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं, क्या अब वो किसी बात को ख्याल में नहीं रख रहे हैं? कोई भी बात उनके खातिर में ये भी नहीं है कि हमने तय क्या किया है युद्ध के दौरान, कम से कम इतनी गुंजाइश हम रखेंगे कि सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा जेनेवा कन्वेंशन क्या कहता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस सबसे ऊपर हैं? ना उनके ऊपर यूनाइटेड नेशन का कोई जोर चलता है, ना इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका उसके ऊपर कोई जोर है, ये भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरा मैं सैयद साहब के पास जाऊं। सैयद आसिफ साहब, अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी टारगेट हो रहा है, तो क्या यह तरीका सही होगा कि बाब-अल मंदेब को ब्लॉक करने के लिए कह दिया जाए हूतीज को, बगैर इस बात की चिंता के कि दुनिया पे इसका क्या असर होगा? सैयद आसिफ रिजवी। बहुत शुक्रिया दिनेश सर कि आपने मुझे जोड़ा, और अपने सीनियर पैनलिस्ट और दर्शक को नमस्कार। पहले तो मैं भरत सर का एक एज ए इंडियन अब जवाब देते हुए जाऊं। इसकी वजह यह है कि भारत पे इम्पैक्ट पड़ रहा है डायरेक्टली, नो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत पे, भारत की इंडिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए जो है चर्चा हो रही है यहाँ पे। दूसरी चीज, अगर अमेरिका में इतनी ताकत है तो अपनी मेन लैंड से हमला कर दे चाइना पे, क्यों ताइवान की आड़ में छुप के हमला करता है, क्यों ताइवान को भड़का रहा है? अगर ईरान पे हमला करना था तो अमेरिका से हमला करता, मेन लैंड से, न कि गल्फ कंट्री का जो है कंधा इस्तेमाल करके। अगर हिम्मत थी रशिया से वार करने की तो मेन लैंड रशिया से जो है हमला करता, न कि नाटो के आड़ में छुप के हमला करता। ये इसका जवाब है सर का। ये इम्पैक्ट जो है शायद आप नहीं समझ पाएंगे अगर भारत की इकोनॉमी को देखते, जिस तरह से ऊंचाई पे जा रही थी और जिस तरह से अब उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो शायद आप ऐसे नहीं कहते कि क्यों चर्चा होती है। दूसरी चीज, जो आप बाब-उल मंदेब का सवाल पूछ रहे हैं, देखिए आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि ये जो है बहुत अफसोस का मकाम है कि एक आदमी की मूर्खता से जो है पूरे विश्व की इकोनॉमी पे इतना बुरा असर पड़ रहा है, पूरे विश्व के इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। और दूसरी चीज, बहुत अफसोस है कि कोई इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। आईसीसी तो सो रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यूएनओ सो रहा है। वो ये नहीं कहेगा जब ईरान रिटेलिएट करेगा अभी किसी भी सिविलियन अड्डे पे, किसी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो सबकी हाहाकार मच जाएगी, सबकी चीखें निकल जाएगी, ईरान अटैक किया। लेकिन जैसा कि आपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ पे पुल्स, ब्रिज, रेलवे लाइन पे किया है इन्होंने, वाटर प्लांट पे कल रात में जो एक अटैक हुआ है वो बंदर अब्बास के एक वाटर पंपिंग सिस्टम पे हुआ है अटैक। तो ये सिविलियन पे अटैक कर रहे हैं और ये मानवता के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन डबल स्टैंड क्योंकि हम रखते हैं, हमारा जो है दोहरा चरित्र रखते हैं, हम डबल स्टैंड रखते हैं, तो हमारी आवाज नहीं निकलेगी। आवाज कब निकलेगी? अगर ईरान पलट के वार करता है, रिटेलिएट करता है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करता है, तो चीखें निकल जाएगी इंटरनेशनल। मैं इस पर बल्कि यहीं पर प्रोफेसर भरत बराई से एक क्विक कमेंट लेना चाहूंगा कि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों को लेकर क्या देखते हैं, अमेरिका इसको किस तरीके से देख रहा होगा, वहां का आम नागरिक कैसे देख रहा होगा? प्रोफेसर भरत बराई। देखो, कोई भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना वो निंदनीय है, लेकिन ऐसा मानना की जरूर नहीं है कि ईरान भी देवदूत है। इधर ईरान ने कल कुवैत पर क्या किया, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर अटैक किया, उन्होंने उसके एयरपोर्ट पर भी अटैक किया, वहाँ भी फायर हुआ। और जो सीरिया में अटैक कर रहे हैं वो किसके पर अटैक कर रहे हैं? जो शिप पर जब एमओयू का तीसरा दिन था तो जो सिविलियन शिप था, एक कतर का था, एक सऊदी अरेबिया का था, उसके पर ईरान ने अटैक किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। वो कैसा सिविलियन था या मिलिट्री था? तो ऐसा मानना नहीं है कि ईरान देवदूत है। जनवरी फरवरी में 4,000 नागरिकों या 40,000 नागरिकों को मशीन गन से ईरान ने मार डाला, अपने ही नागरिकों को। तो क्या नागरिकों पर हमला था या मिलिट्री पर हमला था? वो अमेरिकी सैनिकों पर हमला था। और बंदर अब्बास में जो चल रहा है, मेरा ख्याल ऐसा है, मैं कोई अमेरिकी राजदूत नहीं हूं, मैं कोई गवर्नमेंट के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन मेरे स्टडी से मैं बोलता हूं कि अभी अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटैक हो रहे हैं, तो ईरान के सदर्न कोस्ट लाइन से जो उसके रडार स्टेशन है, उसके जो मिसाइल स्टेशन है, उसके जो ड्रोन स्टेशन है, उसको खत्म कर दिया जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो अटैक हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे या नहीं कर सकेंगे। वो स्ट्रेटेजी से
वहां से अटैक चल रहा है। तो ये जो आपने कहा सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको इसी एक लाइन को आगे बढ़ाता हूं कि अगर अमेरिका ऐसा कर रहा है तो इसके करने के पीछे वजह है क्योंकि ईरान भी मौके दे रहा है, और ईरान भी ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा है जो सिविलियन हमलों की कैटेगरी में नहीं आएंगे। मैं इसको लेकर आगे बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले जरा जेनेवा कन्वेंशन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्या होता है वॉर क्राइम, कब माना जाता है वॉर क्राइम, और युद्ध को लेकर नियम क्या तय किए गए हैं। यहां देखिए जेनेवा कन्वेंशन क्या कहता है, उसका अनुच्छेद 52, नागरिकों, अस्पतालों, स्कूलों पर हमला नहीं होना चाहिए युद्ध की स्थिति में भी, ये बात कही गई है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, पानी, खाद्य और अन्य जरूरी नागरिक सुविधाओं पर हमला या उन्हें नष्ट करना प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 54 यह कहता है। क्या जेनेवा कन्वेंशन केवल एक पीस ऑफ पेपर बनकर रह गया है? अनुच्छेद 56 क्या कहता है, बांध, तटबंध और परमाणु बिजली संयंत्रों पर हमला प्रतिबंधित है। यदि नागरिकों की जान को खतरा इससे हो जाता है तो ये नहीं होना चाहिए। तो क्या कहता है 52, क्या कहता है उसका अनुच्छेद 54, और क्या कहता है अनुच्छेद 56, वो आपने देख लिया। लेकिन मैं अचल मल्होत्रा सर के पास जाना चाहूंगा। अचल मल्होत्रा सर, क्या ये खातिर में लाया भी जा रहा है, या खाता ना भाई डोनाल्ड ट्रंप जो कर दें वो सही? नहीं दिनेश भाई, हम सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस बनाई गई हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे पीस एंड सिक्योरिटी के लिए हो, वो सब ऑलमोस्ट नाकामयाब हो चुकी हैं। उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वही प्लेयर्स हैं जो बाहर लड़ रहे हैं, वही प्लेयर्स तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को चला रहे हैं, और उसके बाद वो वीटो पावर लेके बैठे हुए हैं। लेकिन तो सर ये वाला जो इसका काउंटर है कि बाबल मंदेब या होर्मुज को रोककर क्या कर रहा है ईरान, पूरी दुनिया में फ्यूल के लिए हाहाकार मचाकर ईरान क्या कर रहा है? क्या पूरी दुनिया के ऊपर एक तरीके से ये वॉर क्राइम नहीं है? नहीं दिनेश भाई, देखिए ईरान ने खुल के बोल दिया कि ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मान के चल रहा है। और ये लड़ाई में साम दाम दंड भेद जो भी होगा, कुछ भी करना करो या मरो की स्थिति में हूँ तो मैं तो करूंगा भाई। मुझसे जो बनेगा इस अपनी उसको बनाए रखने के लिए। अब उसमें किसका क्या नुकसान हो रहा है वो खुदा जाने। अब देखिए कौन देख रहा है यार, देखिए ये इस पे कोई लड़ाई में थोड़ी देखा जा रहा है। हम भी कंप्लेन कर सकते हैं कि अमेरिका ने छाबा पोर्ट पे क्यों, तो क्या ये दलील दे सकते हैं सर कि वो देखिए वो परमाणु बम बना रहे हैं ये, और ये जिस तरीके से अपने प्रॉक्सीज के जरिए ऑपरेट करते हैं, इनका कोई ऐसा सेट स्ट्रक्चर नहीं कि इनके ऊपर भरोसा किया जा सके। इनके हाथों में आ गया तो ये बंदर के हाथ में उस तरह आ जाएगा, ये किसी की भी गर्दन हलाक कर देंगे। हमारे लिए ये हमेशा डेथ डेथ किल किल चिल्लाते हैं। तो चाहे बेंजामिन नेतन्याहू, चाहे डोनाल्ड ट्रंप, उनके पास सफिशिएंट रीजन नहीं है क्या फिर ये कहने के लिए कि हम इसलिए हमला कर रहे हैं? नहीं दिनेश भाई, ये बिल्कुल उनका नैरेटिव शुरू से रहा है। और ये नैरेटिव ये रहा है कि ये मान के चल रहे हैं और दुनिया पूरी को ये कह रहे हैं कि ईरान के हाथ में जिस दिन बॉम्ब आ जाएगा वो इसराइल को ठोक देगा। इसराइल के पास तो 7500 न्यूक्लियर बॉम्ब ऑलरेडी हैं, वो उससे तो ठोके नहीं, उसको बनाने से किसी ने रोका नहीं, उससे कोई सवाल पूछता नहीं इस बारे में लेके। इसराइल यूएन, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कहते हैं कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है, तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, और खासतौर से इजराइल तो यही कह रहा है कि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए सीधी थ्रेट है। तो ये तो असली लड़ाई की जड़ है ना, असली लड़ाई की तो जड़ यही है। ठीक है, और इसको रिजॉल्व करने के लिए सर सवाल यह है कि इस थ्रेट को बड़ा कहते हुए कौन किसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन दुनिया की सांसों पर बैठ जाए कहते हुए कि मेरी सांस रुक रही है तो मैं तुम्हारी सांस रोक दूंगा, वो होर्मुज हो या बाबल मंदेब हो, और कौन है वो ये जो कहेगा कि एग्जिस्टेंस के लिए इतना बड़ा थ्रेट है कि तो उसके सामने पुल और फिर ये पावर ग्रिड, इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा।